हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। वंदे मातरम। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक 12th का लेक्चर है बेटा। ये 12th फिजिक्स होगा, यूनिट 4 है एनसीईआरटी का। और एक ये पॉइंट है अल्टरनेटिंग करंट, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है ना। और मैंने अभी तक ये 3 वीडियोज हम लोग अपलोड कर चुके हैं अल्टरनेटिंग करंट का, ये 4th वीडियो है। तो आप लोग थोड़ा सा जाके देखिएगा, जिसमें हमने बताया है कि अल्टरनेटिंग करंट कैसे फॉर्म्ड होता है, इसको कैसे प्रोडक्शन होता है। मैंने ये बताया है कि एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इन 1 साइकिल, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इन हाफ साइकिल, ठीक है ना। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है ना, या वर्चुअल वैल्यू मैंने बताया वोल्टेज और करंट के लिए। और आज उसी के नेक्स्ट टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। आज का बहुत बेसिक है, क्योंकि आज हम लोग जो बेसिक चीज़ें सीखेंगे, इसके आगे हम लोग LC-R सर्किट, LC सर्किट, RC सर्किट, ये डिफरेंट टाइप के सर्किट सीखेंगे। लेकिन जब हमसे वो तभी बनेगा जब आज की जो बेसिक लेक्चर्स है हमसे कंसेप्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया था, आप सभी को पता है, और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो कॉपी और पेन ले लें और नोट करते जाएँ जो मैं बोलता जाता हूँ, ठीक है ना। और हमने जो लोग मतलब देख चुके हैं लेक्चर्स, उन्हें ज़्यादा कंसेप्ट होगा। नहीं भी देखे हो तो कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूंगा कि आपको यहीं से कंसेप्ट हो जाए, ठीक है। देखिए लिखे, द AC ऑफ सेम वोल्टेज इज मोर डेंजरस दैन DC। क्या लिखा है, एक क्वेश्चन है, द AC ऑफ सेम वोल्टेज इज मोर डेंजरस दैन DC। कोई भी यदि अल्टरनेटिंग करंट के बारे में आपसे जानता है तो ये जरूर पूछता है कि बताइए AC जो होती है, अल्टरनेटिंग करंट जो होती है, वो मोर डेंजरस मतलब अधिक खतरनाक होती है दृष्टि धारा से, क्यों। प्रत्यावर्ती धारा दृष्टि धारा से खतरनाक होती है, क्यों। ये आपसे बार बार लोग क्वेश्चन पूछेंगे। और देखिए, मैं आपसे AC बोल रहा हूँ ना, तो आप एयर कंडीशन मत समझना, जो आपके घर में जो ऑफिस में लगा होता है। AC का मतलब हो गया अल्टरनेटिंग करंट। ये सर्किट में जो करंट जाता है इसको अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं, जो अपने घर में होता है। और मैंने आपके इसके पहले भी, अब इस 3rd लेक्चर में मैंने आपको कंसेप्ट करवाया था कि हमारे घर में जो करंट आता है वो लगभग कितना होता है, 220 वोल्ट का होता है। और एक्चुअल में जो करंट होता है वो VRMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज होता है। वोल्टेज का क्या होता है, VRMS वैल्यू होता है, ठीक है ना। इतना हम लोगों ने कंसेप्ट किया था। और आज थोड़ा सा हम आपको और समझाएंगे। ये डायग्राम हम लोग लेंगे, ये कुछ इस तरह से ये AC करंट मूव करती है। यहाँ ओरिजिन होता है, यहाँ मैग्नीट्यूड करंट I होता है, और ये जो होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्या होता है, या इसे पीक वैल्यू बोलते हैं। इसी को +I बोलते हो और इसको -I0 बोलते हो, ठीक है ना। और यहाँ से यहाँ तक जो टाइम टेकन लेते हो T/2, और यहाँ पर T लेते हो, ठीक है ना। इसे AC का कंप्लीट 1 साइकिल बोलते हैं, ठीक है ना। अब इसके बारे में थोड़ा समझिएगा क्या होता है। देखिए, अभी मैंने समझाया, द करंट इज सप्लाइड इन हाउसेस इन AC, इट हैज़ 220 वोल्ट। मतलब जो अपने घरों में सप्लाई होती है धारा, वो कौन सी धारा होती है, प्रत्यावर्ती धारा होती है। और वो कितनी होती है, उसकी जो प्रबलता होती है 220 वोल्ट होती है, ठीक है ना। इट इज द RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज, जो वास्तव में क्या होती है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज होती है। जो वास्तव में क्या होती है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज होती है, ठीक है ना। दैट इज क्या बोलोगे, VRMS इक्वल टू क्या हो गया, 220 वोल्ट हो गया, ठीक है ना। तो इसको हिंदी में भी बहुत इजी लिख लिया गया है। क्या लिख लोगे हिंदी में इसको, कि हमारे घरों में जो धारा सप्लाई होती है, जो धारा आती है, वो प्रत्यावर्ती धारा होती है, जिसका प्रबलता या जिसका परिमाण लगभग 220 वोल्ट होता है। वास्तव में यह जो धारा होती है, ये क्या होती है, ये मतलब क्या होती है, वोल्टेज का वर्गमूल मान होता है, मतलब VRMS वैल्यू होता है, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में तो बहुत इजीली मैंने आपको कंसेप्ट करा दिया है, इसको नोट कर लोगे। और ये क्वेश्चन बार बार रिपीटिंग क्वेश्चन है, ठीक है ना। अच्छा ये बताओ, मैंने जैसे बोला कि क्यों है बेटा, क्योंकि देखो ये जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं V0 की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी हम लोग V0 की बात कर रहे हैं। तो ये जो V0 होता है बेटा, ऑलवेज टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होता रहता है। देखो कभी यहाँ पे है, कभी यहाँ पे है, क्या है, चलता रहता है। तो ये जो चेंजिंग होता है, इसी को क्या बोलते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बोलते हैं, ठीक है ना। तो कितना होता है ये अप्रॉक्स, VRMS की वैल्यू 220 वोल्ट होता है। तो अच्छा ये बताओ, वी नो दैट ना, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हो बताओ, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, मैंने आपको प्रूव किया था 3rd लेक्चर में कि VRMS इक्वल टू V0/√2 होता है। तो इधर ला दो इसको, तो आप क्या लगोगे, V0 इक्वल टू क्या हो जाएगा,
V0 इज इक्वल टू √2 VRMS हो जाएगा, और √2 की वैल्यू होता है 1.414 और VRMS 220 वोल्ट है। इसको जब इंटू करवा दोगे ना बेटा तो ये लगभग अप्रॉक्स कितना आएगा, 311 वोल्ट आएगा, ठीक है ना। अब देखो ये AC का मैक्सिमम वैल्यू जो है इसका वोल्टेज का 311 वोल्ट है। तो अच्छा बताओ ये क्या होगा, प्लस 311 वोल्ट ऊपर भी जाएगा और ये माइनस 300 क्या हो जाएगा, 11 वोल्ट नीचे भी जाएगा। तो ये बताओ द वैल्यू ऑफ 220 वोल्ट चेंज फ्रॉम 311 वोल्ट टू माइनस 311 वोल्ट, ठीक है ना। बट द वोल्टेज वैल्यू ऑफ DC इज 220 वोल्ट रिमेन्स ऑलवेज कॉन्स्टेंट, इट डज नॉट चेंज, ठीक है ना। मतलब ये चेंज नहीं होता, मतलब ये क्या लिखा गया है कि ये जो 220 वोल्ट की ये जो करंट है ये किस में बदल जाती है, 311 वोल्ट के करंट में बदल जाती है, जो प्लस 311 से माइनस 311 तक जाती है। किंतु दिष्ट धारा की जो 220 वोल्ट की करंट होती है ऑलवेज वो कांस्टेंट रहती है, वो बदलती नहीं है, हमेशा 220 ही रहती है, ठीक है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं बताओ, इट इज क्लियर दैट, क्या है, स्पष्ट है कि AC सेम वोल्टेज इज मोर डेंजरस दैन कंपेयर टू, क्या हो जाएगा, कंपेयर टू DC सेम वोल्टेज। मतलब समान वोल्टेज वाली जो प्रत्यावर्ती धारा होती है समान वोल्टेज की दिष्ट धारा से अधिक खतरनाक होती है, और यही सिद्ध हो गया। समान वोल्टेज वाली क्या हो गया, समान वोल्टेज वाली प्रत्यावर्ती धारा समान वोल्टेज वाली दिष्ट धारा से अधिक खतरनाक होती है। क्यों, क्योंकि DC है जो हमेशा 220 वोल्ट पे कांस्टेंट रहती है, बट जो AC है वो एक बार क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू इसका 311 वोल्ट जाएगा, फिर माइनस में 311 वोल्ट जाएगा। तो आप बताओ 220 ज़्यादा है कि 311 ज़्यादा है, 311 ज़्यादा है, मोर देन है ना, ज़्यादा है ना, इसीलिए AC जो होती है डेंजरस होती है, मोर क्या होता है, AC इज मोर डेंजरस कंपेयर टू DC, ठीक है ना। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था जो मैंने आपको कंसेप्ट करवा दिया। यदि इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम हो रहा हो तो एक बार इसको देख लीजिएगा और थोड़ा बुक से भी देखिएगा, ठीक है ना। ये जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको क्लियरिटी ये कंसेप्ट में नहीं आएगा, ठीक है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बेटा। आइए बेटा देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। मैंने अभी बोला था आपसे कि हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, और ये फेस डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, मतलब वोल्टेज और धारा के बीच का कलांतर। क्या होता है वोल्टेज और धारा के बीच का कलांतर, मतलब ये कैसे चल रहे हैं। जैसे आप लोगों ने देखा है ना, बार बार ये बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजिंग आता है, हम दो हमारे दो, ये अभियान होता है, ये भारत सरकार का ये अभियान होता है, हम दो हमारे दो। तो पहले तो हम दो हो जाएं, फिर हमारे दो होंगे। हम दो का मीन क्या है, एक वोल्टेज और एक करंट है, ये दोनों क्या होंगे, एक साथ होंगे। अच्छा बताओ, जब ये वोल्टेज और करंट दोनों एक साथ होंगे बेटा, तो जैसे दो व्यक्ति हैं, कोई दो लोग हैं, हम और आप हैं, तो मान लीजिए हम और क्या हो सकता है, हम लोग कैसे चलेंगे, हम हो सकता है कि दोनों साथ चलें, एक साथ चलें, हो सकता है मैं आगे चलूं और आप पीछे चलो, हो सकता है मैं पीछे चलूं आप आगे चलो, मतलब हो सकता है हम लोग तीनों लोग, मतलब दोनों लोग तीन कंडीशन में डिफरेंट वे में चल सकते हैं। हम जब आगे चलेंगे तो आप पीछे चलोगे, हम जब पीछे चलेंगे तो आप आगे चलोगे, हम दोनों साथ साथ चल सकते हैं। तो यहाँ वोल्टेज और करंट भी कितने टाइप से मूव कर सकते हैं, वोल्टेज और करंट दोनों साथ साथ चल सकते हैं। वोल्टेज आगे चलेगा तो करंट पीछे हो जाएगा, और जब वोल्टेज पीछे हो जाएगा तो करंट आगे हो जाएगा। ये तीन कंडीशंस होता है, और इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं, वोल्टेज और करंट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। देखो हम लोग इसको समझने के लिए यहाँ पे ऐसे तीन अपने को क्या कर दिए, अप्रॉक्स हम लोग ऐसे डायग्राम तीन पार्ट में इसको समझेंगे। पहला पार्ट क्या होता है, जैसे ये डायग्राम है बेटा, जैसे ये क्या है, ये डायग्राम है, ठीक है ना। तो अच्छा बताओ, यहाँ पे एक वर्डिंग हम लोग लिख लेंगे बाद में, अभी तो हम ये यहाँ पे एक वर्डिंग मैं लिख दूंगा। ये जीरो है ना, इधर क्या हो रहा है, ये देखो जैसे ये क्या हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये टाइम के रिस्पेक्ट में चलता है, आपको ये चीज़ पता होगा। और इस वाले पे वोल्टेज और करंट दोनों चलते हैं। तो अब एक बात बताओ, मैंने ऐसे कुछ है, इस वाले पार्ट को बेटा, ये जो ब्लैक वाला है, इसको हम लोगों ने करंट बोल दिया। क्या बोल दिया, करंट बोल दिया, करंट बोल दिया, ठीक है ना, या आप ऐसे लिख लो, ये करंट है। और ये जो वाला जो पार्ट है बेटा, ये वोल्टेज है। क्या है, वोल्टेज है।
अच्छा देख रहे हो, करंट और जो वोल्टेज है दोनों एक साथ अपने मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच रहे हैं और दोनों एक साथ अपने न्यूनतम वैल्यू पे पहुंच रहे हैं और अगेन एक साथ मैक्सिमम वैल्यू पे, अगेन एक साथ न्यूनतम वैल्यू पे। मतलब दोनों जो ट्रेवल कर रहे हैं, दोनों जो चल रहे हैं, एक साथ अपने मैक्सिमम वैल्यू पे, पीक वैल्यू पे पहुंच रहे हैं और एक साथ ही अपने न्यूनतम वैल्यू पे पहुंच रहे हैं। तो जब दोनों एक साथ अपने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पे चलते हैं और पहुंचते हैं तो इस समय बोलते हैं कि ये दोनों जो करंट और वोल्टेज जो हैं सेम फेस में है। मतलब ये जो करंट और वोल्टेज जो है समान कला में है, सेम फेस में है, मतलब समान कला में है, मतलब एक साथ चल रहे हैं। और इस समय जानते हो बेटा इनका जो इक्वेशन बनता है, क्या बनता है इनका समीकरण जो बनता है I इक्वल टू आई जीरो। यदि मान लो अप्रॉक्स, तुम पहले मान लो V इक्वल टू क्या है, V जीरो साइन ओमेगा टी है। मान लो वोल्टेज का इक्वेशन V इक्वल टू V जीरो साइन ओमेगा टी है। देन करंट इक्वेशन क्या हो जाएगा, I इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी हो जाएगा। ठीक है ना। क्यों हो जाएगा बेटा, क्योंकि दोनों एक साथ अपने मैक्सिमम और एक साथ अपने मिनिमम वैल्यू पे चल रहे हैं। तो इस समय क्या होंगे, दोनों सेम फेस पे होंगे। क्या होंगे, दोनों सेम फेस पे होंगे। ठीक है ना। अब आइए, ये फर्स्ट ग्राफ है, इसमें थोड़ा सा वर्डिंग अभी हम कंसेप्ट आपको करवाएंगे। अब ये अपना हो गया सेकेंड पॉइंट हो गया। ठीक है ना, इसको हम लोग समझते हैं क्या होता है। दूसरा बेटा हम देखते हैं, मान लो अगेन ये ग्राफ है, सेम वही ग्राफ हम बनाने वाले हैं, सेम डिस्कस हम करने वाले हैं। ठीक है, ये ग्राफ हो गया। अब यहाँ पे हम मान ले रहे हैं ये करंट हो गया, ये कुछ इस टाइप से मूव कर रहा है। ये अगेन एक्स एक्सिस हो गया, ये किसके रिस्पेक्ट में चल रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में चल रहा है। इधर क्या हो गया, आई होता है, इधर आई या भी होता है, यहाँ पे आई आर भी होता है। अच्छा ये बताओ, ये चल दिया ना। अब मान लो ये वोल्टेज है, ये मान लो ये अपना ये करंट हो गया, देख रहे हो। अब अच्छे से समझना अपने को, ये क्या हो गया, अभी मैंने बोला ये मान लो वोल्टेज हो गया, वोल्टेज हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया बेटा, अभी मैंने समझा आपको, ये करंट हो गया। ठीक है ना। तो देख रहे हो यहाँ पे जो करंट हो रहा है अपने मैक्सिमम वैल्यू पे पहले पहुँच रहा है और अपने मिनिमम वैल्यू पे भी पहले पहुँच रहा है, और जो वोल्टेज है वो बाद में अपने मैक्सिमम वैल्यू पर और बाद में अपने मिनिमम वैल्यू पे रीच कर रहा है। ठीक है ना। तो क्या बोलोगे, इफ करंट, ठीक है ना, रीच बिफोर, इफ करंट रीच द मैक्सिमम वैल्यू बिफोर द वोल्टेज। ठीक है ना। यदि करंट वोल्टेज से पहले अपने मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचती है और वोल्टेज से पहले अपने मतलब क्या होता है, मिनिमम वैल्यू पे पहुंचती है, तो इस समय क्या बोलते हैं कि जो करंट है ना वो वोल्टेज से अहेड है। मतलब क्या बोलते हैं, अहेड है। ठीक है ना, ये क्या चल रहा है, अहेड है। या क्या बोलोगे आप, इसको देखो अच्छे से समझोगे, जब धारा जो पहले अपने अधिकतम मान पे पहुंचे और पहले अपने न्यूनतम मान पे पहुंचे, तो इस समय जो धारा होती है वोल्टेज से अग्रगामी होती है, अहेड होती है। इस समय धारा आगे चलती है, किससे, वोल्टेज से। तो अब एक बात बताओ, यहाँ पे आप डेरिवेशन बाद में लिखना है। यदि वोल्टेज का इक्वेशन क्या होगा, V इक्वल टू वी जीरो साइन ओमेगा टी होगा, अच्छे से समझना। देन करंट का इक्वेशन क्या होगा, देन करंट क्या अपने पास बनेगा, I जीरो साइन ओमेगा टी प्लस क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फाई। क्यों हो जाएगा बेटा, एंड दूसरा भी एक और इक्वेशन बनेगा। देखो V क्या है, V यदि साइन V इक्वल टू वी जीरो साइन ओमेगा टी है तो करंट पहले जा रहा है ना। अब मान लो करंट कितना फेज पे है, इससे कितना फेज पहले पहुंच रहा है, फाई। तो करंट का इक्वेशन I इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी होगा। यदि बताओ वोल्टेज का इक्वेशन V इक्वल टू वी जीरो साइन ओमेगा टी माइनस फाई हो जाए, तो बताओ करंट का इक्वेशन क्या बनेगा, I इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी हो जाएगा। मतलब ये दो इक्वेशन फॉर्म्ड होते हैं। जब करंट वोल्टेज से क्या होगा, अहेड होगा, जब धारा जो होगी वोल्टेज से अग्रगामी होगी, तो ये दो समीकरण बनते हैं अपने पास। ठीक है ना। अब इसका भी डिफिनीशन मैं लिखूंगा तो आप समझ जाओगे। थर्ड कंडीशन क्या होता है, इसको भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है ना, देखिए अब देखो बेटा, एक चीज और समझते हैं। ये लास्ट डायग्राम है, इसको कंसेप्ट करते हैं अच्छे से।
देखो ये मान लो एक करंट है, ये x हो गया। अब एक मान लो वोल्टेज है, देखो ये क्या हो गया बेटा, ये करंट हो गया, ये क्या हो गया बेटा, ये वोल्टेज हो गया। अच्छा ये बताओ, करंट देख रहे हो ना, वोल्टेज के बाद अपने मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच रही है, अब वोल्टेज के बाद अपने मिनिमम वैल्यू पे पहुंच रही है। तो इस समय जो करंट है ना, वोल्टेज से क्या है, लैगिंग है। क्या है, लैगिंग है। इसको क्या बोलेंगे, लैगिंग, ठीक है ना, लैगिंग बोलते हैं। मतलब इस समय जो करंट है वोल्टेज से पश्चगामी है, वोल्टेज से पीछे चल रही है। करंट जो है वोल्टेज से पीछे चल रही है। लैगिंग का मतलब क्या हो गया, पीछे चलना। देख रहे हो करंट अपने क्या हो रहा है, करंट अपने बाद में मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच रहा है और बाद में अपने मिनिमम वैल्यू पे पहुंच रहा है। तो करंट पीछे है ना, वोल्टेज आगे है। तो इस समय इक्वेशन क्या बोलोगे, यदि v इक्वल टू क्या होगा, v इक्वल टू v0 साइन ओमेगा t होगा, मान लो एक इक्वेशन। देन क्या हो जाएगा, करंट क्या हो जाएगा, I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा t हो जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा एक और इक्वेशन बनेगा ना, यदि मान लो वोल्टेज क्या हो जाए, v इक्वल टू v0 साइन ओमेगा t प्लस फाई हो जाए, तो करंट क्या होगा, I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा t हो जाएगा। ठीक है ना, ये अपना कंडीशन फॉर्म्ड होता है बेटा। आइए इसको हम थोड़ा सा नोट और अच्छे से कर देते हैं। देखो बेटा, एक चीज़ मैंने अभी समझा दिया ना कि यदि करंट और वोल्टेज दोनों एक साथ अपने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पे पहुंचेंगे तो करंट और वोल्टेज दोनों सेम पेज पे होंगे, मतलब धारा और वोल्टेज समान कला में होंगे और दोनों का इक्वेशन सेम सेम होगा। यदि मान लो करंट वोल्टेज से पहले अपने मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच रहा है और पहले ही अपने मिनिमम वैल्यू पे पहुंच रहा है, तो इस समय जो वोल्टेज होगा वो करंट से क्या होगा, अहेड होगा या लीडिंग में होगा, लीडिंग देगा या अहेड होगा। ठीक है ना, तो इस समय वोल्टेज का जो भी इक्वेशन होगा उससे करंट फाई फेस क्या होगा, आगे चलेगा। वोल्टेज का v इक्वल टू v0 साइन ओमेगा t माइनस फाई है, तो करंट का इक्वेशन I0 साइन ओमेगा t है बस। अब देखो, इफ द करंट इज रीच टू मैक्सिमम वैल्यू आफ्टर द वोल्टेज, ये देख रहे हो, ये वोल्टेज के बाद ये करंट अपने मैक्सिमम वैल्यू पर और अब उसके बाद ही अपने मिनिमम वैल्यू पे पहुंच रहा है ना। तो इस समय क्या हो जाएगा, जो वोल्टेज हो जाएगा v इक्वल टू v0 साइन ओमेगा t यदि होगा तो करंट क्या हो जाएगा, I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा t। अच्छा क्या ये सही है, नहीं सही है, क्योंकि यहाँ ओमेगा t माइनस क्या होगा, फाई होगा। यदि मान लो वोल्टेज क्या हो जाएगा, v इक्वल टू v0 साइन ओमेगा t प्लस फाई होगा, तो करंट I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा t होगा। क्यों, क्योंकि ये फाई फेज पीछे चल रहा है। ठीक है ना, तो ये चीज आपने को जानना पड़ेगा कि कब वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं, कब क्या होते हैं, अहेड होते हैं या लीडिंग में देते हैं, और कब लैगिंग होते हैं। मतलब कब दोनों समान कला में होते हैं, कब दोनों धारा अग्रगामी होता है वोल्टेज से और कब धारा पश्चगामी होता है वोल्टेज से। पश्चगामी होगा तो हमेशा उसमें से कुछ फाई फेज को हम माइनस करेंगे, और जब अग्रगामी होगा, लीडिंग होगा या अहेड होगा, तो उसमें हम करंट में ऑलवेज आई को क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। आइए देखते हैं बेटा, एक और चीज देखते हैं। आइए बेटा, एक पॉइंट बस देखना है, रेसिस्टेंस, रिएक्टेंस एंड इम्पीडेंस। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, प्रतिरोध, प्रतिघात और प्रतिबाधा। ये तीनों हमारे जैसे लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, वैसे ये कंडक्टर के अंदर भी जब करंट फ्लो होता है, एसी करंट जब कंडक्टर में फ्लो होता है तो उसके अंदर प्रॉब्लम होता है। ये एक बहुत छोटी सी प्रॉब्लम होती है, ये उससे बड़ी प्रॉब्लम होती है, और ये जो प्रॉब्लम होती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। लाइफ की कोई अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जिसको हम भूल नहीं पाते हैं, तो ये प्रॉब्लम है इम्पीडेंस, जिसको आप जेड से डिनोट करते हो। देखो ये एसी डीसी दोनों में होता है, मतलब ये अल्टरनेटिंग करंट और प्रत्यावर्ती करंट, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा दोनों में होता है। और ये जो दोनों ये पढ़ने वाले हैं, रिएक्टेंस मतलब प्रतिघात और इम्पीडेंस मतलब प्रतिबाधा, ये केवल एसी करंट में मिलता है, ये डीसी करंट में नहीं होता है। आइए समझते हैं। प्रतिरोध क्या होता है, द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर इन द पाथ ऑफ एसी इज कॉल्ड, क्या बोलोगे, रेसिस्टेंस। इट इज डिनोटेड बाय आर, इसको कैपिटल आर से डिनोट करते हो। इसको ओमिक रेसिस्टेंस भी बोलते हो, आप लोग पढ़े हो, अभी आपने ओम्स लॉ पढ़ा है, उसमें वही रेसिस्टेंस था, ओमिक रेसिस्टेंस। मतलब क्या बोलोगे,
कोई विद्युत धारा चालक के मार्ग में जो रुकावट या व्यवधान पैदा करती है उसे चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। कोई चालक विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट या व्यवधान पैदा करते हैं उसे चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। अच्छा बताओ इसका एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट सभी का क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है, ठीक है ना, याद रखना एसआई यूनिट ओम होता है। और आपसे कोई पूछेगा डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो डायमेंशन फॉर्मूला आर इक्वल टू वी अपॉन क्या होता है? आई होता है। आप लोग जानते हो ना ओम्स लॉ, V प्रोपोर्शनल टू आई होता है या V इक्वल टू आर आई होता है, तो आर निकालोगे तो V अपॉन आई आएगा। वोल्टेज होता है, वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है? W अपॉन Q होता है इंटू आई आ जाएगा। अब बताओ वर्क का क्या होता है डायमेंशन फॉर्मूला? ml स्क्वायर टी का पावर -2। और Q का क्या होता है? Q का 80 होता है। और ये अगेन क्या हो जाएगा? ये एम्पियर हो गया ना करंट का, ये A हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लोगे तो क्या आएगा जल्दी बताओ? M आ जाएगा, ये L स्क्वायर हो जाएगा और T पावर ये माइनस, ये T है ऊपर जाएगा -1 और ये T पावर -3 और ये पावर -2 हो जाएगा। यदि आपसे पूछ रहा है कि किसी भी, चाहे आपसे पूछे रेसिस्टेंस, रिएक्टेंस या इम्पीडेंस, सभी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है ml स्क्वायर T पावर -3 A पावर -2 होता है, ठीक है ना। आपसे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे कि कोई भी करंट एसी या डीसी करंट जो क्या होती है कंडक्टर में क्या करती है? ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करती है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड करती है। तो उसे क्या बोलते हो? उसे क्या बोलते हो आप? उसे आप रेसिस्टेंस बोलते हो, आर से डिनोट करते हो, ठीक है ना। द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर इन पाथ ऑफ एसी इज कॉल्ड रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। इट इज डिनोटेड बाय आर। एसआई यूनिट ऑफ आर इज ओम एंड डायमेंशन फॉर्मूला इज ml स्क्वायर टी पावर -3 पावर -2 होता है। सिमिलरली अपने पास रिएक्टेंस होता है। रिएक्टेंस का मतलब होता है प्रतिघात। प्रतिघात क्या बोलोगे? इन एसी सर्किट, ये केवल एसी सर्किट में होता है। इन एसी सर्किट द अपोजिशन ऑफर्ड बाय इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस इन द पाथ ऑफ एसी इज कॉल्ड रिएक्टेंस, ठीक है ना। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एक्स। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एक्स। क्या बोलोगे? जब प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है ना, जब किसी एसी परिपथ में, प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रेरकत्व और धारिता के कारण धारा के मार्ग में रुकावट या व्यवधान पैदा होता है, उस प्रतिरोध को ही क्या कहते हैं? उस प्रतिरोध को ही प्रतिघात कहते हैं। जब किसी एसी परिपथ में, ठीक है ना, प्रेरकत्व और धारिता के कारण क्या होता है? धारा में रुकावट या व्यवधान उत्पन्न होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे प्रतिघात कहते हैं। इसे कैपिटल एक्स से प्रदर्शित करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं बेटा, ये जो रिएक्टेंस होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्टेंस। एक होता है क्या होता है? इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है। क्या होता है? इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं प्रेरण प्रतिघात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेरण प्रतिघात बोलते हैं। इसको बेटा आप लोग क्या बोलते हो बताओ? इसको आप लोग लिखते हो एक्सएल से डिनोट करते हो। एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल होता है। किससे डिनोट करते हो? क्या होता है? इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, ठीक है ना। इसको प्रेरण प्रतिघात बोलते हो। एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल होता है। इसका क्या डिफिनीशन दोगे? इंडक्टिव रिएक्टेंस का क्या डिफिनीशन दोगे? इन एसी सर्किट द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द इंडक्टिव, इन एसी सर्किट द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द इंडक्टेंस, ठीक है ना, इंडक्टेंस इन द पाथ ऑफ एसी इज कॉल्ड, क्या बोलोगे? इंडक्टिव रिएक्टेंस या प्रेरण प्रतिघात। इट इज डिनोटेड बाय एक्सएल। एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल होता है। कैसे डिफाइन करोगे? सब वही डिफिनीशन है। इन एसी सर्किट द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द इंडक्टेंस इन पाथ ऑफ एसी इज कॉल्ड, क्या बोलोगे? रिएक्टेंस। क्या बोलोगे? किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में, किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रेरकत्व द्वारा उत्पन्न धारा के मार्ग में जो रुकावट या व्यवधान होता है, प्रेरकत्व द्वारा धारा के मार्ग में जो रुकावट या व्यवधान पैदा किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे हम लोग प्रतिघात कहते हैं, प्रेरण प्रतिघात। इसे एक्सएल से प्रदर्शित करते हैं। एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल होता है। फिर आइए देखते हैं दूसरा, ये तो है क्या होता है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या होता है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसको क्या बोलते हैं? धारिता प्रतिघात। क्या बोलते हैं? धारिता प्रतिघात बोलते हैं। प्रतिघात इसको जानते हो बेटा? एक्स सी से डिनोट करते हैं।
एक्स इज इक्वल टू 1/ω/c होता है। क्या होता है? एक्स इज इक्वल टू 1/ω/c होता है। ओमेगा क्या हुआ? एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गया। क्या है? कोणीय आवृत्ति है। क्या कोणीय आवृत्ति है? अच्छा आप बताओ कैपेसिटिव रिएक्टेंस को कैसे डिफाइन करोगे? इन एसी सर्किट द अपोजिशन ऑफर्ड बाई कैपेसिटेंस इन पाथ ऑफ एसी इज कॉल्ड, क्या बोलोगे? इज कॉल्ड क्या बोलोगे? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इट इज डिनोटेड बाई एक्सी। एक्सी को नीचे ऐसे लिखते हैं। जब किसी एसी परिपथ में धारिता के द्वारा, धारिता या संधारित्र के द्वारा धारा के मार्ग में रुकावट या व्यवधान पैदा होता है, उसे क्या बोलते हैं? धारिता प्रतिघात कहते हैं। मतलब धारा के मार्ग में रुकावट होगा, धारा को रोकेगा। कौन रोकेगा? कैपेसिटेंस रोकता है। ठीक है ना, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं। ठीक है ना। ये देखो, ये सबसे बड़ी समस्या है जिसको आप प्रतिबाधा के नाम से जानते हो, इम्पीडेंस। ये चीज ध्यान देना। जब किसी एसी सर्किट में, क्या बोलोगे? इन एसी सर्किट द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड इन अ पाथ, ठीक है ना, ऑफ एसी बाई एनी 2 or 3 कंपोनेंट्स, मतलब 3 or 2 कंपोनेंट्स, मतलब रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस में से जब दोनों मिल जाए या तीनों मिल जाए तो उसे क्या बोलोगे? इज कॉल्ड इम्पीडेंस। इट इज डिनोटेड बाई जेड। जब किसी एसी परिपथ में ओमी प्रतिरोध, प्रेरकत्व और धारिता में से किन्हीं 2 या तीनों के द्वारा धारा के मार्ग में जो रुकावट या व्यवधान पैदा होता है उसे प्रतिबाधा कहते हैं। इसे कैपिटल जे से प्रदर्शित करते हैं। मैंने क्या बोला? जब किसी एसी परिपथ में ओमी प्रतिरोध, प्रेरकत्व और धारिता में से कोई 2 या तीनों के द्वारा धारा के मार्ग में जो रुकावट या व्यवधान पैदा किया जाता है उसे क्या कहते हैं? बताओ। उसे प्रतिबाधा, इम्पीडेंस बोलते हैं। कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। जब 2 धारा आपस में, रेसिस्टेंस या इंडक्टेंस या तीनों आपस में मिलेंगे तो उसे आप बोलोगे, क्या बोलोगे? इम्पीडेंस। सबसे बड़ी ये क्या होता है? रेसिस्टेंस की सबसे मैक्सिमम वैल्यू होती है इम्पीडेंस। ठीक है ना। क्या बोलोगे? इन एसी सर्किट द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड इन अ पाथ ऑफ एसी बाई एनी 2 or 3 कंपोनेंट्स। 2 or 3 कंपोनेंट्स मतलब रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, इसमें से कोई भी 2 या तीनों जब आपस में मिल जाएंगे तो उसे इम्पीडेंस बोलोगे। और इसके आगे हम आएंगे बेटा तो आपको एक छोटा सा पॉइंट समझाएंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्किट के बारे में बताएंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्किट के बारे में हम इस पे डिस्कस करेंगे। और एक छोटी सी, मतलब अगेन हम लोग अपना लेक्चर नंबर जो होगा 5th हम बताएंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। कोई भी प्रॉब्लम हो तो वीडियो को एक बार पॉज करिए और समझिए। उसके बाद भी यदि प्रॉब्लम हो रहा हो तो कमेंट करके बताइए कि आपको किस चीज़ में प्रॉब्लम है। अगेन मैं एक वीडियो आपके लिए क्या करूँगा? अगेन बनाऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऑल ऑफ यू टेक केयर।